आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी की पड़ताल कर रहे हैं जिसका आईपीओ हाल ही में आया है। नाम है एक्सिम राउट्स। ये कंपनी कागज के रिसाइकलिंग के बिजनेस में है। हाँ। और ये केस इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये एक बहुत ही पारंपरिक मतलब ओल्ड स्कूल इंडस्ट्री को एआई और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का दावा करती है। बिल्कुल। हमारे पास इनके आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के कुछ हिस्से हैं और हमारा मिशन आज एक निवेशक की तरह सोचना है। मतलब कागज पर जो शानदार ग्रोथ दिख रही है उसके पीछे की असली कहानी क्या है, सही कहा। कंपनी की ताकत क्या है और वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। इसेंशियली हम हेडलाइन नंबर्स के पार जाकर देखेंगे कि बिजनेस की बुनियाद कितनी मजबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। मोटे तौर पर ये भारत की पेपर मिलों के लिए दुनिया भर से रद्दी कागज या स्क्रैप पेपर खरीदती है, उसकी क्वालिटी चेक करती है और उसे मिलों तक पहुंचाती है। हाँ, और उनका जो सीक्रेट सॉस है वो है उनका टेक प्लेटफॉर्म, जिसे वो एक्सिम राउट्स इंटेलिजेंस सिस्टम या ERIS कहते हैं। ये एक AI पावर्ड B2B प्लेटफॉर्म है जो सप्लाई चेन, डिमांड सप्लाई मैचिंग और लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने में मदद करता है। सुनने में तो काफी हाईटेक लगता है। हाँ, AI, B2B प्लेटफॉर्म, ये सब आजकल के हॉट बज़वर्ड्स हैं। सोर्सेज बताते हैं कि वे 15 से ज़्यादा देशों से माल उठाते हैं। US, UK, यूरोप, मिडिल ईस्ट। और तो और 2022 में उन्हें इमर्जिंग कंपनी कैटेगरी में इंडियन अचीवर्स अवार्ड भी मिला है। तो पहली इंप्रेशन तो काफी मजबूत है। अवार्ड्स और ग्लोबल प्रेजेंस, ये दोनों चीजें किसी भी आईपीओ स्टोरी को आकर्षक बनाती हैं, लेकिन असली कहानी तो नंबर्स में होती है। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। पहली नजर में इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखकर कोई भी चौंक जाएगा। ये आंकड़े वाकई में इंप्रेसिव है। इम्प्रेसिव से भी ज्यादा। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 36.44 करोड़ रुपए। FY 24 में ये लगभग दुगना होकर सीधा डबल। हाँ, लगभग दोगुना होकर 71.86 करोड़ हो गया। और FY 25 में ये 120.67 करोड़ पहुंच गया। ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। और ये सिर्फ सेल्स की कहानी नहीं है, प्रॉफिट में भी वैसी ही तेजी है। बिल्कुल। टैक्स के बाद का मुनाफा, जिसे हम PAT कहते हैं, FY 23 में सिर्फ 37 लाख रुपीस था। सिर्फ 37 लाख? हाँ, और FY 25 तक आते आते ये बढ़कर 7.56 करोड़ रुपए हो गया। ओहो, ये 20 गुना से भी ज्यादा की छलांग है सिर्फ 2 साल में। कोई भी निवेशक इन नंबर्स को देखकर उत्साहित हो जाएगा। यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। ये ग्रोथ जबरदस्त है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर सवाल ये उठता है कि ये टिकाऊ कैसे है। क्या ये सिर्फ कागज के दाम बढ़ने की वजह से है या कंपनी बाजार में अपनी हिस्सेदारी मतलब मार्केट शेयर बढ़ा रही है? स्रोतों में इस बारे में क्या जानकारी है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और देखिए, सोर्सेज में इस ग्रोथ के ड्राइवर्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, जो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन जब हम रेवेन्यू की बनावट को देखते हैं तो पहला बड़ा रेड फ्लैग सामने आता है। ओके, तो चलिए इस चमकदार तस्वीर के पीछे की कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। पहला रेड फ्लैग क्या है? पहला रेड फ्लैग है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक ही चीज पर अत्यधिक निर्भरता। सोर्सेज के मुताबिक कंपनी का लगभग 97 से 98% रेवेन्यू सिर्फ एक ही काम से आता है, रिसाइक्लेबल कागज की ट्रेडिंग। 98%? मतलब बिजनेस में कोई डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं। ये तो सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। और ये टोकरी भी बहुत मजबूत नहीं है। रिसाइक्लेबल कागज का बाजार साइक्लिकल होता है, मतलब इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इसकी कीमतें और मांग ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पर निर्भर करती हैं। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो कागज की मांग घट जाती है, कंपटीशन बढ़ता है और प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ जाते हैं। तो कंपनी का भविष्य काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी पर टिका है, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सही कहा। और ये निर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की। मतलब कंपनी का बिजनेस किन इलाकों में फैला हुआ है? फैला हुआ नहीं है, बल्कि सिमटा हुआ है। सोर्सेज के अनुसार कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू सिर्फ 2 राज्यों से आता है, तमिलनाडु और गुजरात। 30 जून 2025 को खत्म हुई अवधि में इन 2 राज्यों से ही कंपनी का करीब 78% रेवेन्यू आया था। 78%? सिर्फ 2 राज्यों से? लेकिन क्या ये इस इंडस्ट्री में आम बात नहीं है? हो सकता है कि ज्यादातर पेपर मिले इन्हीं 2 राज्यों में हो। तो ये तो एक स्वाभाविक एकाग्रता हुई। ये एक अच्छा पॉइंट है। हो सकता है कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हो, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से ये एक जोखिम है।
अगर इन राज्यों में से किसी एक में भी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नई एनवायरमेंटल पॉलिसी या कोई लॉजिस्टिक्स की बड़ी समस्या आ जाए तो कंपनी का 78% बिजनेस सीधे सीधे प्रभावित हो सकता है। सही बात है। डाइवर्सिफिकेशन की कमी बिजनेस को नाजुक बना देती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, ये दो बड़े जोखिम हैं। क्या ये पैटर्न कहीं और भी दिखता है? हाँ, ये पैटर्न सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ भी दोहराया जाता है। सोर्सेस के आंकड़े देखें तो FY25 में कंपनी की कुल खरीद का लगभग 45% हिस्सा सिर्फ 5 सप्लायर से आया था। FY23 में तो ये और भी ज्यादा, लगभग 68% था। यानी आधी से ज्यादा खरीद मुट्ठीभर सप्लायर्स के हाथ में है। इसका मतलब है कि अगर इनमें से एक भी बड़ा सप्लायर नाराज हो जाए या उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए तो कंपनी की पूरी सप्लाई चेन ठप हो सकती है। बाप रे, बिल्कुल। ये कंपनी की बार्गेनिंग पावर को भी कम करता है। सप्लायर जब चाहे कीमतें बढ़ा सकता है। और यही कहानी ग्राहकों के साथ भी है। FY25 में एक ही ग्राहक से कंपनी का 20% रेवेन्यू आया। FY23 में ये 24% से भी ज्यादा था। एक ग्राहक पर इतनी निर्भरता तो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर वो ग्राहक किसी कॉम्पिटिटर के पास चला गया तो रातों रात 20-25% सेल्स गायब। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर हम 4 स्तरों पर कंसंट्रेशन देख रहे हैं: प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, सप्लायर्स और कस्टमर्स। ये एक के ऊपर एक रखे गए जोखिमों की तरह है। ठीक है, तो कंपनी कुछ ही सप्लायर्स और ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन क्या उनके पास इस जोखिम से निपटने के लिए पैसों की ताकत है? चलिए उनके कैश की स्थिति देखते हैं। फाइनेंशियल्स में और क्या छिपा है? अब हम आते हैं सबसे चिंताजनक हिस्से पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो सरफेस पर नहीं दिखती। पहली है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये वो पैसा है जो कंपनी को अपने ग्राहकों से वसूलना है। मतलब माल तो बिक गया लेकिन पैसा अभी तक हाथ में नहीं आया। हाँ, 30 जून 2025 तक ये रकम 32.68 करोड़ रुपए थी। कंपनी के रेवेन्यू के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी रकम है। राइट। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ग्राहकों को बहुत ज्यादा उधार दे रही है। और इससे जुड़ा है कैश फ्लो का सवाल, क्योंकि प्रॉफिट तो कागज पे दिखता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए तो हाथ में कैश चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा अलार्म बेल बजता है। सोर्सेस साफ साफ बताते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो पिछले कई समय से नेगेटिव रहा है। अच्छा। FY24, FY25 और 30 जून 2025 को खत्म हुई अवधि में भी। FY25 में ये नेगेटिव 4.88 करोड़ रुपए था। नेगेटिव कैश फ्लो, इसका मतलब है कि कंपनी के मेन बिजनेस से पैसा आने के बजाय जा रहा है। ये कैसे हो सकता है जब कंपनी करोड़ों का मुनाफा दिखा रही है? देखिए, जब मुनाफा बढ़ रहा हो लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव हो तो एक निवेशक को शक होना चाहिए। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को खरीद रही है। हो सकता है कि वे ग्राहकों को बहुत ज्यादा उधार देकर या लंबे क्रेडिट पीरियड देकर सेल्स बढ़ा रहे हों, लेकिन वो पैसा असल में कंपनी के हाथ में आ ही नहीं रहा। ओह, ये एक ऐसा जाल है जिसमें कई कंपनियां फंस जाती हैं। तो ये जो स्पेक्टैक्युलर ग्रोथ हमें दिख रही है वो शायद उतनी असली नहीं है जितनी लगती है। ये उधार पर खड़ी की गई ग्रोथ हो सकती है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। लगातार नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी को अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए, जैसे कर्मचारियों की सैलरी देने या कच्चा माल खरीदने के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है, या तो कर्ज के रूप में या और इन्वेस्टर से। ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। और आपने शुरू में AI प्लेटफॉर्म की बात की थी। ये AI वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या स्रोतों में इसका कोई सबूत है कि ये प्लेटफॉर्म वाकई काम कर रहा है? क्या ये AI उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर मार्जिन दे रहा है? ये एक शानदार सवाल है। अगर AI प्लेटफॉर्म वाकई इतना एफिशिएंट है तो उसका असर प्रॉफिट मार्जिन्स पर दिखना चाहिए। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक कंपनी की लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 85%, सिर्फ माल खरीदने में चला जाता है। 80 से 85%? तो मुनाफे की गुंजाइश यानी मार्जिन्स बहुत ही कम है, सिर्फ 15-20% का ग्रॉस मार्जिन। बहुत कम। ये एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। इसका मतलब है कि अगर माल खरीदने की लागत में जरा सी भी बढ़ोतरी हो जाए या बिक्री की कीमत थोड़ी सी भी गिर जाए तो कंपनी का सारा मुनाफा खत्म हो सकता है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर AI इतना बड़ा गेम चेंजर है तो वो बेहतर मार्जिन्स के रूप में क्यों नहीं दिख रहा? तो ये AI प्लेटफॉर्म शायद एक बज़वर्ड से ज्यादा कुछ ना हो, या फिर अभी तक वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है। इसके अलावा क्या कोई और फाइनेंशियल रिस्क्स हैं? हाँ, 2-3 और हैं। 30 जून 2025 तक कंपनी पर 7.34 करोड़ रुपए का कर्ज था।
इसके अलावा 7.27 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज थी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है संभावित देनदारियां, यानी ये वो देनदारियां हैं जो भविष्य में किसी मुकदमे के हारने या किसी गारंटी के लागू होने पर असली कर्ज बन सकती हैं। अच्छा। ये एक छिपा हुआ जोखिम है जो बैलेंस शीट पर सीधे तौर पर नहीं दिखता, लेकिन कभी भी सामने आ सकता है। और सोर्सेज में कुछ कानूनी मामलों का भी जिक्र है। हाँ, कुछ लीगल केसेस भी चल रहे हैं। अगर उनका फैसला कंपनी के खिलाफ आता है तो उस पर और फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं, नेगेटिव कैश फ्लो, भारी उधार, पतले मार्जिन्स और छिपी हुई देनदारियां, तो फाइनेंशियल पिक्चर उतनी मजबूत नहीं लगती जितनी रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर लगती है। तो इन सभी स्रोतों की समीक्षा के बाद तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो एआई संचालित प्लेटफॉर्म का दावा करती है, जिसका रेवेन्यू और मुनाफा रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये कहानी का आकर्षक पक्ष है। टेक का तड़का, फिनोमिनल ग्रोथ, एक उभरती हुई कंपनी का अवार्ड, ये सब निवेशकों को खींचने के लिए काफी है। ये एक परफेक्ट आईपीओ स्टोरी लगती है। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो एक दूसरी ही ज्यादा जटिल तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, दूसरी तरफ बिजनेस की बुनियाद में कई कमजोरियां हैं। एक ही प्रोडक्ट, कुछ ही राज्यों और मुट्ठी भर सप्लायर्स और कस्टमर्स पर अत्यधिक निर्भरता। जी। इसके साथ ही नेगेटिव कैश फ्लो, उधार पर खरीदी गई ग्रोथ और बहुत पतले मार्जिन्स जैसी गंभीर वित्तीय चिंताएं भी हैं। ये क्लासिक केस है जहां सतह पर तेज ग्रोथ दिख रही है, लेकिन गहराई में जाने पर बिजनेस मॉडल की कई कमजोरियां सामने आती हैं। एक निवेशक के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या ये तेज ग्रोथ इन कमजोरियों को हमेशा के लिए ढक सकती है, या फिर ये कमजोरियां भविष्य में इस ग्रोथ को पटरी से उतार देंगी। निवेशक को ये तय करना है कि वो किस पर दांव लगा रहा है, चमकदार ग्रोथ स्टोरी पर या बिजनेस के फंडामेंटल्स पर। सवाल ये है कि क्या कंपनी अपनी आय के स्रोतों में विविधता ला पाएगी, क्या वो अपनी ग्राहक और आपूर्तिकर्ता निर्भरता को कम कर पाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव बना पाएगी। इन सवालों के जवाब ही कंपनी का भविष्य तय करेंगे। यह विश्लेषण दिखाता है कि केवल हेडलाइन नंबर्स, रेवेन्यू और मुनाफे को देखना कितना भ्रामक हो सकता है। असली कहानी तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और जोखिम कारकों में छिपी होती है। बिल्कुल, निवेश का मतलब सिर्फ ग्रोथ खरीदना नहीं है, बल्कि जोखिम का प्रबंधन करना भी है। इस मामले में ग्रोथ स्पष्ट है, लेकिन जोखिम भी उतने ही स्पष्ट हैं। तो हम आज की इस पड़ताल को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। किसी भी निवेश का मूल्यांकन करते समय एक आकर्षक ग्रोथ स्टोरी और व्यवसाय की बुनियादी कमजोरियों के बीच संतुलन का आकलन कैसे किया जाना चाहिए, और क्या एक फैंसी एआई प्लेटफॉर्म का वादा किसी पारंपरिक व्यापार के मौलिक जोखिमों जैसे कि साइक्लिकल डिमांड और नेगेटिव कैश फ्लो पर भारी पड़ सकता है। ये $1 मिलियन सवाल है ना? क्या टेक्नोलॉजी वाकई एक लो मार्जिन, हाई रिस्क बिजनेस को बदल सकती है, या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी पर एक नया चमकदार कवर है?